सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी हैव सीन इन द वर्कशीट। हम लोगों ने बेटा वर्कशीट 20 कर रहे हैं, 20 अगस्त 2020 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में अभी हम करेंगे, देन वी विल डू इट इन हिंदी मीडियम। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल पोस्ट इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने पिछली बार जो पिछली वर्कशीट थी यानी वर्कशीट 19 में ही पढ़ा था कि वी हैव 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स हमने कौन कौन से पढ़े थे बच्चे? हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम करते हैं। फिर हमने किया था सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखते हैं। फिर हमने किया था तीसरा सेक्टर टर्शियरी सेक्टर जिसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग, रेल, परिवहन, ये सब चीज़ें। वी हैव सीन इन द वर्कशीट 19 दैट अराउंड हाफ ऑफ द वर्क, हाँ हमने ये भी देखा था बेटा वर्कशीट में कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादातर लोग किस में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन वो सिर्फ कितना रेवेन्यू दे रहा है? सिर्फ जीडीपी में 15% का रेवेन्यू दे रहा है। ठीक है बच्चे, वी हैव सीन इन द वर्कशीट 19 दैट अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर वेयर एज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो। 49% लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, लेकिन सिर्फ रिटर्न कितना आ रहा है? जो टोटल देश का रेवेन्यू आ रहा है, टोटल देश की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ 15% आता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर इज़ 85%, लेकिन उसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, है ना। अब ये डिसबैलेंस हो गया, जहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उतनी ही सैलरी या उतनी ही तनख्वाह या उतना ही जीडीपी देना चाहिए ताकि उन लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो इसकी वजह से काफ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट है देश में, हिडन एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो क्या है? देयर इज़ नीड टू मेक मोर एम्प्लॉयमेंट। किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। बहुत अच्छी वर्कशीट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या क्या तरीके हो सकते हैं टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? देखिए बच्चे, शॉर्ट टर्म में आज के दिन आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप ये महात्मा गांधी नरेगा चलाई गई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में चलाया गया था। ठीक है बच्चे, इसमें क्या किया गया? स्कीम बनाई गई कि जो भी आदमी अनएम्प्लॉयड है गांव के इलाकों में उसको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, 100 डेज़ की रोज़गार दिया जाएगा सरकार द्वारा। अगर सरकार ये रोज़गार नहीं दे पाती है तो सरकार उसको 100 दिन का वेज देगी, 100 दिन की दिहाड़ी देगी घर बैठे। ठीक है बच्चे, तो ऐसी स्कीम चलाई गई। फीचर्स ऑफ MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा के 2005 में 2005 में लगाई गई। 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट का वादा किया गया। अगर नहीं मिलती है वो एम्प्लॉयमेंट तो आपको अलाउंस दिए जाएंगे। अगर 100 दिन का काम नहीं मिलता तो 100 दिन की सैलरी आपको दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज और एट द नियर बाई विलेज, ज़्यादा दूर काम नहीं दिया जाएगा, आपके गांव में या आपके गांव के आसपास। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज़ रिजर्व फॉर वुमेन। और जो ये 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है इसमें 1/3 औरतें होनी कंपलसरी है। यानी कि एक गाँव में अगर आपने 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है तो 10 औरतों को ही देनी है, 20 आदमियों को आप दे सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चे? अब हमने स्कीम के बारे में सुना, आपको लगा रहे वाह बड़ी अच्छी स्कीम है, कई लोगों को लगा रहे बड़ी ख़राब स्कीम है, घर बैठे हैं तनख्वाह दे रही है सरकार फ्री में खाना सिखा रही है, लोगों को काम करना नहीं सिखा रही, सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। हम ऐसी बातें करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है ये देखिए। लॉन्ग टर्म में बेटा ये बेनिफिट होता है, हम एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। क्या करा सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दो, जिसमें बहुत अच्छी मंडियां हों, बहुत अच्छा सर्कल हो, अच्छे रेट पर फसलें बिकती हों। फूल की खेती के लिए कुछ सब्सिडी दे दो, सब्जियां उगाने के लिए कोई स्कीम चला दो कि अगर आप सब्जियां उगाएंगे तो हम आपको खाद फ्री देंगे, पेस्टिसाइड्स फ्री देंगे, कुछ ऐसी स्कीम चला सकते हैं। फिर चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, जो एग्रीकल्चर बनाने के लिए कुछ सेटअप करने के लिए आपको लोन चाहिए तो वो लोन आपको आसानी से मिल जाए, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, लोग एग्रीकल्चर करेंगे। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पर तो पहले से ही काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप आधे रूरल एरियाज़ में, थोड़े रूरल एरियाज़ में अगर एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सरकार, ताकि लोग बाहर निकल कर फैक्ट्रियाँ लगाएं और गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोलिए।
ज़्यादा स्कूल कॉलेज होंगे, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो स्किल्ड वर्कर बनेंगे, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर पर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का बोझ है वो कम हो जाएगा। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, लोग स्वस्थ रहेंगे, उनकी फिजिकली फिट रहेंगे तो वो काम करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमने देखा दो तरह की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के शॉर्ट टर्म प्लान क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम चलते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना बच्चे, पूछी जा सकती है। इसका फीचर्स क्या है मनरेगा के, देखिए बच्चे ये जो फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए थे, यहाँ पर लिखे हैं, ये 2005 में लागू की गई, 100 दिन की गारंटी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गांव में या आसपास के गांव में दिया जाएगा। और लास्ट क्या था बच्चे कि अगर आप औरत हैं तो आपको 30%, मतलब औरतों के लिए 30% एम्प्लॉयमेंट रिजर्व की जाएगी। तो ये पांचों पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दीज 5 फीचर्स वी आर सपोज टू मेंशन अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5-6 तरीके दिए गए हैं लॉन्ग टर्म में जॉब्स जनरेट करने के। ज़्यादा एग्रीकल्चर फैसिलिटी, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द सेमी रूरल एरियाज, 3। उसके बाद 3 और हैं, 2 और हैं, मोर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड मोर हॉस्पिटल्स। और इसके बारे में आप 2-2 लाइनें जो मैंने बोली हैं वो लिख भी सकते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करना आसान हो। अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्यों चाहिए बेटा मोर एम्प्लॉयमेंट। बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट ही मेन रीज़न होता है, उससे आपके देश की जीडीपी गिरती है पहली चीज़, उससे क्राइम बढ़ता है। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो आप चोरी चकारी ये सब चीज़ों की तरफ इंसान भागने लगता है, बिकॉज पैसा तो सबको चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर तरीके से सही समय पर नहीं देंगे तो लोगों का माइंड करप्ट हो जाएगा, वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए देश को बैलेंस रखने के लिए, चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए और हर इंसान को इक्वल बनाने के लिए, ज़रूरी है ना कि हम हर इंसान को इक्वल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट दें। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के कुछ तरीके बताइए, आप बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के तरीके। देखिए जो हमें स्कूलों में EMC पढ़ाई जा रही है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब हम लोगों को बच्चों को ये सिखाना है, EMC में हम यही सिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोचिए, आप अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना कुछ भी छोटा सा बिजनेस करने की सोचिए। चाहे आप रेहड़ी लगा रहे हैं, चाहे आप कुछ छोटी सी दुकान में कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बनिए जिससे आप छोटा सा बिजनेस शुरू करें, धीरे धीरे उस बिजनेस को बड़ा करें और आप नौकरी ढूंढने ना जाएं बल्कि लोग आपके पास नौकरी करने आएँ। तो इसी तरीके की कोई भी सोच जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के अलग अलग तरीकों को पढ़ते हैं और हम ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। बाकी मैं आपको ये वाला आंसर एक बार लिखवा देती हूँ। आई विल सजेस्ट यू सम वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। चलिए बच्चे, अभी हम लिखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहला मेथड होता है बेटा हम जो एग्रीकल्चर में लोग हैं उनको कुछ और चीज़ें सिखाएं। जैसे डाइवर्सिफिकेशन का एग्रीकल्चर का मतलब होता है आप बी फार्मिंग, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसी चीज़ें लोगों को सिखाएं, एनिमल रियरिंग सिखा दें उनको, और इस तरीके से कुछ चीज़ें सिखाएं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। दूध बेचें, कुछ ऐसी इंडस्ट्री खोल दें जिससे क्या हो, डाइवर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो काम करते रहें लेकिन उनको कुछ अर्निंग भी हो जाए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मार्केट एट्सेट्रा इन विलेज so that farmers can get to other places and services like transport or trade। ठीक है बच्चे, आप वो उनको अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो दूसरी चीज़ों में भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं। उसके बाद वोकल फॉर लोकल,
वोकल फॉर लोकल, ये बेटा एक कैंपेन है वोकल फॉर लोकल जो अभी मोदी जी ने शुरू किया है, आपके प्रदेश के प्रधानमंत्री ने, जिसमें वो कहते हैं कि अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़, especially the cottage and small scale industries in semi rural areas where a large number of people can be employed. उसके बाद क्या हो सकता है बच्चे, और सोचिए, टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड। ठीक है बच्चे, टूरिज्म कर सकते हैं हम लोग, टूरिज्म बहुत अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। ठीक है, ये सारे रास्ते और हो सकते हैं मोर एम्प्लॉयमेंट के। बाकी जो रास्ते हमें वर्कशीट में दिए गए हैं वो भी लिखिए और ये भी देखिए, क्योंकि आपके बहुत सारे फार्मर्स कैन होगा बेटा, ये CAN, बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। वोकल फॉर लोकल बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है जिसमें हम लोग लोकल इंडस्ट्रीज से चीज़ें खरीदें, फॉरेन प्रोडक्ट्स ना खरीदें, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के जूते, बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ें ना खरीदें, जबकि हमारे जो लोकल लोग हैं उन लोगों की चीज़ें खरीदें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और दे आर प्राउड ऑफ अस, दे कैन फील प्राउड ऑफ अस। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। आई होप कोई डाउट नहीं है। बाय बाय बच्चों।